तो चाणक्य का एक देखिए इसमें बड़ा अच्छा कोट है कि जो एक अच्छा शासक होता है वो अपनी जनता से जो टैक्स कलेक्ट करता है वो ऐसे कलेक्ट करता है कि उसको बिल्कुल भी दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। तो जनरली क्या होता है, अगर यही सब टैक्स आपसे डायरेक्ट रूप में लिया जाएगा तो शायद आपको तकलीफ ज़्यादा होगी। दोस्तों, आज कूलकास्ट में हमने बातें करी जाने माने सीए और बिजनेस कंसल्टेंट श्री रूपेश शर्मा सर से। रूपेश सर के साथ आज का एपिसोड बहुत ही नॉलेजफुल रहा। इस एपिसोड में हमने एक सीए एस्पिरेंट की जर्नी, उसके स्ट्रगल्स, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम और किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए ज़रूरी एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया। रूपेश सर के साथ हमारे इस पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। रूपेश सर, सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल से आप आज हाथ आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने कूलकास्ट को अपना समय दिया। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बहुत इंतज़ार करा है आपको, मैं जानता हूँ। ठीक है सर, आप भी इतने बिजी रहते हैं और ये तो अभी सीजन ही इस तरीके का था कि मतलब आप ही लोगों का बोलबाला रहा है पिछले महीने। तो सर हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कि सर स्टार्ट आप ही से करते हैं कि आप अपने बारे में सर बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा, फैमिली कैसी है, कौन कौन है फैमिली में। जी, मेरे जो फादर हैं वो टैक्स एडवोकेट हैं, जो मदर हैं वो हाउसवाइफ है। अच्छा। और हम 5 भाई बहन हैं, मेरी 4 सिस्टर्स हैं और मैं अकेला भाई। जब हुए शुरुआत ऐसी होगी कि मेरे जो दादा और दादी हैं उनसे मेरा शुरुआत से मेरी जो बेसिक ग्रूमिंग हुई, मेरे बेसिक जो मेरे को शिक्षा मिली वो मेरे दादा और दादी से मिली। उनका आशीर्वाद कहिए या कुछ करिए, उनके आशीर्वाद से शुरुआत से मेरा जो ध्यान था वो पढ़ाई। और एक होता है ना कि जैसे आपके फैमिली में, अगर मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है ये चीज़ कि अगर आपकी बहनें ज़्यादा हों तो जो भाई रहता है वो पढ़ाई लिखाई में शुरुआत से उसके पास ऑप्शन कुछ नहीं रहता। तो वो हो गया मेरे साथ कि शुरुआत से पढ़ाई वगैरह में फोकस था। विद्या निकेतन में स्कूलिंग हुई, 12th तक विद्या निकेतन में था। उसके बाद में मैं नागपुर गया सीए फाउंडेशन के लिए, और उसके बाद का जो सीए था इंटर और फाइनल, ये 2 स्टेज मैंने पुणे से किया। अच्छा, पापा भी सर आपके टैक्स लॉयर हैं? जी जी जी। तो पापा जैसे टैक्स लॉयर हैं तो शुरुआत से घर में माहौल जो था वो उसी तरीके का था। शुरुआत से हम देखते थे कि क्लाइंट्स आ रहे हैं और पापा उनसे डील कर रहे हैं। अच्छा, उस समय क्या था, अभी जैसे आपका ऑनलाइन हो गया है, जो रिटर्न फाइलिंग वगैरह जो हो गई, सब चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। 95-96 तक का जो समय था तब तक ये सब चीज़ें मैनुअल बहुत ज़्यादा चलती थी। तो हम लोगों को अभी भी ध्यान है कि हमारे जो फादर हैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक मैनुअली रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लाइंट्स की भीड़ लग रही है। तो वो चीज़ें जो है वो शुरुआत से हम लोगों ने वो माहौल फेस किया है। तो उसी समय मेरा विचार हो गया था कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है और मुझे सीए बनना है। अच्छा, मतलब ये आपके खुद के मन का विचार था, ऐसा कोई फैमिली प्रेशर नहीं था कि सीए बनना है या फिर टैक्सेशन वाली फील्ड में जाना है? खुद के मन का विचार था आशीष जी, और उसके अलावा कई बार कहते हैं ना कि अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जी। तो आप उसमें ये मानिए कि जिस ऑफिस में हम अभी बैठे हैं, ये उस समय जब हमने लिया था तो हमारी दादी ने, जो मेरी दादी थी, उन्होंने इंसिस्ट करके लिया था कि जब रुपेश सीए हो जाएगा तो उसका ऑफिस यहाँ बनेगा। मतलब ये डेस्टिनी में ही था आपकी, मतलब उनका आशीर्वाद। हाँ, पूर्व निर्धारित था कि आपको सीए ही बनना है। उनका आशीर्वाद। अच्छा सर, जैसे सीए का एग्ज़ाम जो है एक बहुत ही कठिन एग्ज़ाम होता है, इतना आसान नहीं होता है सर सीए बनना। तो सर सीए एस्पिरेंट जो होता है उसकी लाइफ के कुछ स्ट्रगल्स के बारे में बताइए कि उसको क्या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग दीज एग्जाम्स। सीए बनने का विचार लाने से सीए एक क्वालिफाइड सीए होने तक उसकी ज़िंदगी के बीच में क्या क्या होता है? बहुत कुछ होता है इसमें आशीष जी। क्या देखिए, आप 12th के बाद में 2 तरीके से, पहले आप इसके लिए ये समझिए कि सीए में एंट्री होती कैसे। तो 2 तरीके से, अब जब मैंने सीए किया था तो उस समय 2 तरीके से एंट्री होती थी। एक तो 12th के बाद में आप सीए फाउंडेशन देके और फिर सीए इंटर का जो मेन एग्जाम होते हैं वो सीए इंटर और फाइनल वो एग्जाम देंगे। दूसरा एक तरीका होता है डायरेक्ट एंट्री का। तो डायरेक्ट एंट्री में आफ्टर ग्रेजुएशन आप IPCC यानी जो इंटर स्टेज है वो, और फिर सीए फाइनल।
ये 2 एग्जाम। ग्रेजुएशन के बाद फिर आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ता? फाउंडेशन नहीं देना पड़ता। अच्छा। 12th के बाद में अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 12th के बाद में CA फाउंडेशन के थ्रू एंट्री है, और आपको फिर इंटर देना है और फिर CA फाइनल का एग्ज़ाम होता है। इसके बीच में आपको उस समय 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी, जिस आर्टिकलशिप यानी आपको किसी CA के अंडर में एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करना रहता है। अभी ये जो 3 साल का ड्यूरेशन है ये 2 साल हो गया है, हमारे टाइम पे ये 3 साल का चलता था। दूसरा तरीका होता है कि अगर आपने 12th के बाद में ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन के बाद में डायरेक्ट CA इंटर और CA फाइनल, ये 2 एग्ज़ाम आप देंगे तो फिर आप CA क्वालिफाइड हो जाते हैं। ओके। और सर स्ट्रगल्स क्या क्या फेस करते हैं? स्ट्रगल्स आपकी ये है कि हम लोगों में एक सेइंग है कि CA में पैसा नहीं लगता पर जवानी पूरी चली जाती है। तो स्ट्रगल तो ऐसा है कि आप ये मान के चलिए कि आपको सारी चीज़ें छोड़ना पड़ता है। CA के एग्ज़ाम्स जो आते हैं मई और नवंबर, ये 2 मंथ्स में एग्ज़ाम होते हैं। तो जैसे आपके हर 6 महीने में ये अटेम्प्ट्स आते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका नवंबर अटेम्प्ट आता है, तो नवंबर अटेम्प्ट के टाइम ही दिवाली, दशहरा, आपके जो त्योहार सारे त्योहार तो वो वही सीजन है। और CA का कोर्स जैसा आप खुद समझ रहे हैं कि आपको 17 घंटे पढ़ाई करना है, 12-15 घंटे पढ़ाई करना है। तो आप पूरी दुनिया से कट के आपको केवल एक आपकी बुक्स और आप इतने तक आपको सीमित रहना पड़ता है। तो वो एक चैलेंज तो आपको एज अ CA स्टूडेंट फेस करना ही पड़ता है। मगर उसके बाद में जो आपको लाइफ है उससे ऐसा लगता है कि वो सब स्ट्रगल जो किया है वो वर्थ ही था। सर कुछ ऐसी कहानियां बता सकते हैं किसी के स्ट्रगल्स की, या फिर आपका वो जो वक्त था वो कैसा निकला? हम लोगों का तो देखिए, अब जैसे मैंने कहा आपको कि हम लोगों ने, मैं CA इंटर जो था मैंने पुणे से किया। तो मैं बड़ा लकी रहा उस मामले में आशीष, कि मेरा इतना अच्छा ग्रुप वहाँ पर एक फॉर्म हो गया। हम लोग करीबन 8-9 लड़के थे और हम लोगों का रूटीन था, वहाँ एक अहिल्या लाइब्रेरी थी पुणे में। तो अहिल्या लाइब्रेरी में सवेरे 8 बजे हम लोग अपने PG से चले जाते थे। सवेरे 8 बजे से हम लोग जो वहाँ बैठते थे तो रात के 9 बजे तक सारा ग्रुप इकट्ठे वहाँ पढ़ाई करेंगे। बीच में बोर हो गया कोई तो कोई आ जाएगा कि चलो यार चाय पीने चलते हैं, नाश्ता करने चलते हैं, तो ब्रेक भी हो जाएगा। तो एक कंपेनियनशिप भी हो गई, हम लोग सब साथ में एज फ्रेंड्स भी वहाँ पर एंजॉयमेंट जो थोड़ा बहुत हो सकता है। CA के इसमें बहुत ज़्यादा तो टाइम पास पॉसिबल नहीं हो पाता है, मगर जो हो सकता है वो सब हम लोगों ने वो भी एंजॉयमेंट किया अपनी लाइफ का। और पढ़ाई पे पूरा तरीके से फोकस्ड ग्रुप हमारा इतना अच्छा था कि किसी को कोई बैड हैबिट नहीं। जनरली ये बड़ा रेयर आपको लगेगा, 8 लोगों का ग्रुप है और उसमें किसी को ना ड्रिंकिंग करना है ना कुछ है, किसी तरीके की कोई बैड हैबिट किसी भी उसमें नहीं थी। तो उस मामले में थोड़ा भाग्य भी मेरा साथ दिया, अच्छे लोग मिले मुझे। सर जैसे आपने यही बात करी कि आपको एक ग्रुप मिल गया, कंपेनियनशिप बन गई आपकी, लेकिन सर अगर हम एक ओवरऑल अगर पिक्चर देखेंगे तो CA एक ऐसी जर्नी है ना जो कि बहुत ही आइसोलेटेड जर्नी होती है एक एस्पिरेंट की, बहुत लोन जर्नी होती है। तो जैसे हमने इंजीनियरिंग करी है तो मैं जानता हूँ कि इंजीनियरिंग, वो 4 साल की इंजीनियरिंग में मतलब पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों ने क्या क्या मस्तियाँ करी हैं। दोस्त होते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, लड़ाइयाँ होती है, पार्टी होती है, एक इन्वॉल्वमेंट रहता है, एक ग्रुप रहता है जो कि 4 साल तक साथ में रहता है और बहुत सारी मस्तियां करता है। और यही दूसरे कोर्सेज में भी होता है, चाहे हम MBA की बात कर लें, डॉक्टर्स हम समझते हैं कि वो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत रहती है, लेकिन फिर भी उनका जो 5 साल का MBBS का टेन्योर होता है उसमें वो लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी लेते हैं। लेकिन सर CA के साथ ना, CA एक लोन जर्नी होती है। तो एक पूरा का एक यूथ लाइफ का अपना एक बहुत बड़ा वक्त जो है ना, वो आदमी अकेले ही एक एस्पिरेंट अपनी किताबों के बीच में गुजार देता है। तो सर उसके कारण आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिस होता है उस लाइफ में, वो जो मस्ती होनी चाहिए, जो कि हम लोग समझते हैं हम कि यार वो एक ज़रूरी मस्ती होती है, उस एज में तो सबको ये सब कुछ करना ही चाहिए, पार्टीज हो गई या फिर प्यार हो गया, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं ये एक CA एस्पिरेंट मिस कर जाता है। बिल्कुल, देखिए होता ये है कि जब आप पूरे टाइम अपना किताबों में और पढ़ाई में लगाएंगे तो ये लाइफ तो आपको मिस करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप CA करने का विचार करते हैं तो आपको ये तो, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि आपकी जवानी तो आपको फिर इंस्टीट्यूट को देना रहेगा, ये आपको पहले से विचार करके ही इस फील्ड में आना चाहिए। क्योंकि देखिए
ग्रूमिंग जो होती है ना, मेरे को उसमें एक चीज़ और लगती है कि क्यों ये अच्छा है, जो हमको इस तरीके का जो एक एजुकेशन का जो हमारा थीम बनाया है इंस्टीट्यूट ने, वो अच्छा इस सेंस में है कि एक सीए जो है उसके हाथ में काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा हुआ प्रोफेशन है। तो बेटर है कि आप पहले से रिस्पॉन्सिबल हो, और अगर आप में उतना डेडिकेशन हो तो फिर आप इस फील्ड में एक्सेल करें, आगे आएँ। तो उस हिसाब से ये बुरा भी नहीं मानता मैं इसको, क्योंकि आप किसी कंपनी के, अगर आप एक कंपनी के समझिए टैक्सेशन या फाइनेंस के चीज़ें देख रहे हैं, तो केवल वो कंपनी आपसे जुड़ी हुई नहीं है, उसमें जुड़े हुए हज़ारों लाखों लोग, अगर उसके हज़ारों एम्प्लॉई हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के, तो उनका भविष्य भी इनडायरेक्टली आपसे इफेक्ट होता है। यस। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको, अगर आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हो, अगर आप उतने मैच्योर्ड नहीं हो, उतने समझदार नहीं हो, तो फिर ये सब चीज़ें जो हैं एक तरीके से हार्मफुल हो सकती हैं सोसाइटी के लिए। तो शुरुआत से हम लोगों की ग्रूमिंग ही इंस्टीट्यूट ने ऐसी करी होती है कि भाई आपको जो भी करना है पूरे अनुशासन के दायरे में करना है, और वो अनुशासन हमारा इंस्टीट्यूट लास्ट तक फॉलो करता है। यानी ये हमारे अभी मेंबरशिप मिलने के बाद में जब तक हम काम कर रहे हैं, हमको उस अनुशासन के दायरे में रह के ही काम करना होता है। मतलब ये कोर्स का डिज़ाइन ही ऐसा है जो कि आपको भटकने नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी भी है, वो डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके हाथों में ना केवल कंपनी की बुक्स हैं, आपके हाथ में इन्वेस्टर्स की भी बुक है उस कंपनी के, उसके एम्प्लॉयज़ के भी आपको ध्यान रखना है, प्लस कस्टमर का भी फेथ उस कंपनी में तब तक रहेगा जब तक कि आप अपना काम सही कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा एक डॉक्यूमेंट जो रहता है उस पर बैंक भी ट्रस्ट करता है, उस पर गवर्नमेंट भी ट्रस्ट करती है, उसमें उस कंपनी के क्रेडिटर भी ट्रस्ट करते हैं। तो लेंडर हो, क्रेडिटर हो, गवर्नमेंट हो, जब सब आपके एक सिग्नेचर पे ट्रस्ट करके उस डॉक्यूमेंट को वैलिडेटेड मानते हैं, तो फिर आपके पास में कोई रास्ता नहीं बचता कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिर पीछे नहीं हट सकते। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री ने एक बार भाषण में ये कहा था कि मेरे सिग्नेचर से ज़्यादा वैल्यू एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। सही बात है। तो इस चीज़ को लाइटली तो नहीं लिया जा सकता। सर, जैसा आपने अभी बताया कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि मेरी सिग्नेचर से ज़्यादा अहमियत जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी की है। तो सर, ऐसा कोई स्टोरी, क्या कुछ इस तरीके की इंस्पायरिंग स्टोरीज या कुछ ऐसी कहानियाँ जिससे हम अपने व्यूअर्स को और अच्छे से बता सकें कि एक सीए कितना रिस्पॉन्सिबल जॉब होता है, एक सीए कितना रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है, उसके हाथों में क्या क्या रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सीए स्टूडेंट जो रहता है, सीए स्टूडेंट की जो स्ट्रगलिंग वाली लाइफ है, उसको आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब मैं आपको 2-3 इसमें एग्जांपल देता हूँ कि कितने बड़े बड़े अचीवर्स रहे और कैसी कैसी सक्सेस स्टोरी हमारे सीए स्टूडेंट्स ने करी है। प्रेमा जय कुमार, ये मुंबई की लड़की थी। इनके जो पिताजी हैं ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। ये बच्ची ने बिना कोई रिसोर्सेस के ऑल ओवर इंडिया टॉप करा। अब ये आपको इस तरीके की चीज़ें सीए जैसे कोर्स में ही देखने को मिल सकती हैं कि जहाँ पर फाइनेंशियल आपको कंस्ट्रेंट्स हैं, आपको सारी चैलेंजेस हैं, मगर आप सक्सेस पा सकते हैं। ऐसे ही जे रेड्डी करके हैं, वो ब्लाइंड है, बट 11 इयर्स की एज में वो ब्लाइंड हो गए थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। तो ऐसे कितनी ही स्टोरीज हैं। एक शिल्पी चौधरी हैं। शिल्पी चौधरी को 6 बार फेल हुई, वो इंटरमीडिएट में 4 बार, 2 बार सीए फाइनल में, और उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट सीए फाइनल में टॉप रैंक हासिल करी थी। तो हमारा जो कोर्स है वो एक डिटर्मिनेशन पर्सन को रिवॉर्ड करने वाला कोर्स है कि अगर आप डिटरमेंट हो, कंसिस्टेंट हो, बिल्कुल, तो आपको ये कोर्स जो है एक अच्छा रिवॉर्डिंग फ्यूचर और करियर आपको बिल्कुल देगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दोज नेम्स। और सर, जैसे ये तो सर सीए के एक सीए एस्पिरेंट्स और एक क्वालिफाइड सीए की स्ट्रगल्स के बारे में बात हुई, लेकिन सर डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज स्ट्रगल्स हम ये देखते हैं कि एक क्वालिफाइड सीए जो होता है उसका एवरेज सैलरी, एक फ्रेशर जो फ्रेशली सीए बना हुआ है, तो उसका एवरेज सैलरी अराउंड 30,000 to 35,000 रहता है और मैक्सिमम 40,000 के अराउंड रहता है।
लेकिन इसके कंपैरिजन में एक क्वालिफाइड इंजीनियर या क्वालिफाइड एमबीए या क्वालिफाइड डॉक्टर जो रहते हैं फ्रेशर्स, उनकी सैलरी इससे कहीं ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्या है कि इतने सारे स्ट्रगल्स और इतने डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी और इतनी टाइम टेकिंग कोर्स करने के बाद भी सीए, एक फ्रेशर सीए को वो सैलरी नहीं मिलती, वो अंडर पेड ही रह रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए क्या होता है आशीष जी इसमें, कि अगर आप एवरेजेस में जाएंगे ना, तो एवरेजेस में कई बार रिजल्ट्स आपको कंफ्यूजिंग मिलते हैं। जैसे आप एक गरम तवे पे पैर रखें और एक बर्फ पे पैर रखें और आप बोलें कि ऑन एन एवरेज आई एम कंफर्टेबल, तो वो मैं इसमें ये बोलना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक है कि एवरेज में हमारी सैलरी कम हो सकती है कुछ जो फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मगर आप उसका दूसरा पहलू ये देखिए कि कई सीएज ऐसे हैं जो करोड़्स में मंथली अर्न कर रहे हैं। तो ये प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन ये बहुत रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है, मगर जब आप इनिशिएट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। और उसमें मेरा ये मानना है कि एक सीए को 2 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, बल्कि ऑप्शंस तो कई हैं, बट मेजर आप 1-2 पकड़ लीजिए कि भाई वो प्रैक्टिस में आ सकता है या फिर वो जॉब कर सकता है। तो अब जैसे मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ, तो प्रैक्टिस में अगर कोई सीए आता है क्वालिफाइड होने के बाद में, तो 3 या 4 साल की स्ट्रगल के बाद में वो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस अपनी इस्टेब्लिश कर सकता है। केवल जॉब एक ऑप्शन नहीं होता है एक सीए को। और मेरा ये मानना है कि आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो ये कोर्स इतना आपको नॉलेज बेस प्रोवाइड करता है कि आपको किसी लिमिटेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है कि 30,000 या 40,000 रुपीज़ पर मंथ के लिमिटेशन में आप रहें। आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप उद्यमी बन सकते हैं। ये कोर्स में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आपको वैरायटी ऑफ बिजनेसेस करने के और साथ में अपना क्लाइंटेल बढ़ाने के दोनों तरीके के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। जनरली इतने अलग अलग ऑप्शंस दूसरे प्रोफेशंस में अवेलेबल नहीं होते जो एक सीए कोर्स अपने जो क्वालिफाइड सीएज रहते हैं उनको अवेलेबल कराता है। अच्छा सर, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि जो सीए कोर्स है सर, वो ना उसको इतना ग्लोरीफाई कभी नहीं किया जाता है। मतलब वो थोड़ा सा अंडररेटेड ही रहता है। अगर जैसे हम बात करें तो यूथ भी ना, यूथ हो चाहे पेरेंट्स हो, सोसाइटी हो, अगर हम एज अ सोसाइटी एज अ होल देखें तो वो बात करते हैं नीट की, वो बात करते हैं कैट की, वो बात करते हैं आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम्स की। तो सीए इतना टफ और इतना आप समझिए उसको वो ग्लोरी उसको सीए के एंट्रेंस एग्जाम्स को नहीं मिलती जो कि इस कंट्री के दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स को मिलती है। ऐसा क्यों है? उसका कारण ये है आशीष जी कि बाय नेचर हम लोग थोड़े लेड बैक लोग हैं। जैसे अभी आपने बोला कि मैंने आपको इंटरव्यू देने के लिए, अब आप मेरे पीछे 1 महीने से परेशान हो रहे थे। तो होता क्या है कि हम लोगों को पहले आप किताबों में लगे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूरा फोकस आपका पढ़ाई में है, ठीक है। और उसके बाद में आप जब प्रोफेशन में आते हैं तो उसमें आप पूरी तरीके से लग जाते हैं। तो अब जैसे आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लेते हैं, आपकी अडानी है, अडानी ग्रुप है, फिर अंबानी ग्रुप है, तो आप इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानते हैं? नहीं जानते सर। तो बल्कि उनकी रिपोर्ट आपके हाथ में जरूर आएगी। अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो उनकी एनुअल रिपोर्ट जरूर आपके हाथ में आएगी, उसमें सील रहेगी। मगर होता क्या है कि जब उस चीज को हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं, अगर होता क्या है कि जनरली एमबीएस हैं वो फ्रंट में आते हैं। जैसे मान लीजिए वो खुद एंटरप्रेन्योर रहते हैं तो वो कैमरा फेस करते हैं, वो लोगों को फेस करते हैं। सीए वैसा नहीं करता। सीए जो भी काम कर रहा है वो बिहाइंड द सीन होता है, और जो चीज़ सामने नहीं दिख रही है बट ऑब्वियस है कि उसका उतना क्रेज नहीं रहेगा, चाहे कोई एमबीए हो। अब जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन है, आप डॉक्टरों में भी देखेंगे तो ये चीज़ रहती है कि बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, उनके नाम तो सबको पता रहते हैं, मगर हॉस्पिटल्स के नाम आपको पता होंगे, इंडिविजुअल डॉक्टर्स के नाम आपको उतने ज़्यादा नहीं पता होते। तो वो एक चीज़ हो जाती है कि जब आप पीछे काम कर रहे हैं तो और डॉक्टर तो फिर भी सामने आता है। सीए का तो ऐसा है कि आपको चेहरा भी नहीं पता रहेगा, सिग्नेचर ही देखने को मिलता है, तो वो कारण हो जाता है।
सर अपन अब टैक्सेशन के सिस्टम पर बात करते हैं थोड़ा। हाँ जी। टैक्सेशन जैसे सर एक आम आदमी के लिए ना टैक्स सिस्टम समझना ही थोड़ा सा ना परेशानी वाला काम है था। एक नॉर्मल आदमी को ये समझ ही नहीं आता कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है कैसा, कहाँ क्या टैक्स लग रहा है, जीएसटी कैसा लग रहा है, इनकम टैक्स में क्या होता है। तो सर थोड़ा टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बताइए कि एक्चुअल टैक्सेशन सिस्टम है कैसा इस देश में। देखिए, हमारे यहाँ जो एक्चुअल टैक्सेशन सिस्टम है, इसको ब्रॉडली आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेशन जैसे आपने नाम लिया जीएसटी जी, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का एक प्रकार है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टैक्स होते हैं जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स है, बाकी सब है, उसको अभी हम नहीं डिस्कस करते। जीएसटी जो है, जब भी आप कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा मार्केट से, तो उसमें आपसे दुकानदार, अगर एक एग्जांपल ले लीजिए कि 100 रुपये अगर उस माल की कीमत वो वसूल रहा है आपसे, और 18 रुपये वो उसमें जीएसटी लगा देगा, अगर सरकार ने उसको 18 रुपये की कैटेगरी में रखा है तो उसमें सरकार ने फिर एक स्लैब रेट्स डिफाइन किए हुए हैं कि भाई कुछ आइटम्स पे 0 टैक्स भी है, किसी पे 5 है, किसी पे 12 है, किसी पे 18 है, किसी पे 28 है। जैसे कार है, लग्जरी कार्स वगैरह है तो उस पर 28 है। तो जो रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट ने उसको बताया हुआ है, वो टैक्स वो आपसे वसूलता है और वो वसूल के गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। पेमेंट कस्टमर कर रहा है, मगर वो कलेक्शन एजेंट के रूप में काम कर रहा है कौन? सेलर, और वो गवर्नमेंट को जमा कर रहा है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का एक प्रकार है। दूसरा है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स जिसको आप बोलते हैं, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। तो जो आपकी सालाना इनकम है, वो सालाना इनकम पे जो आप टैक्स सरकार को देते हैं, वो इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स का जी। अच्छा सर, फिर अगर हम लोगों को घर से हमको निकलते ही साथ हर जगह पर टैक्स देना ही है, जो भी जैसा आपने बताया कि आप जो भी एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या फिर सर्विसेज ले रहे हैं, तो उस पर हम लोगों को जीएसटी देना ही देना है। तो सर फिर जब हमारा हर सर्विस और हर प्रोडक्ट पे हम टैक्स दे रहे हैं, अदा कर रहे हैं, तो फिर इनकम टैक्स की ज़रूरत क्यों है? इसीलिए है, देखिए आशीष जी, कि सरकार दो तरीके से टैक्स, जैसा बाकी देशों में भी जो होता है, टैक्स दो तरीके से ही कलेक्ट होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो चाणक्य का एक, देखिए इसमें बड़ा अच्छा कोट है कि जो एक अच्छा शासक होता है, वो अपनी जनता से जो टैक्स कलेक्ट करता है, वो ऐसे कलेक्ट करता है कि उसको बिल्कुल भी दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। तो जनरली क्या होता है, अगर यही सब टैक्स आपसे डायरेक्ट रूप में लिया जाएगा तो शायद आपको तकलीफ ज़्यादा होगी। अब आप माल लेके आते हैं, कोई गुड्स लेके आते हैं, और गुड्स में टैक्स की कीमत जो जुड़ी होती है वो आप सेलर को दे देते हैं। आप ये तो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उसमें एक हिस्सा सरकार का भी जाता है। तो जो टैक्सेशन सिस्टम है वो प्राचीन काल से ऐसा ही चला आ रहा है कि आपको दो तरीके से टैक्स देना है, और ये केवल भारत में नहीं है, आपके जितने भी देश हैं सब में इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, ये दो तरीके से टैक्स की वसूली सरकार करती है। सर जैसे आपने अभी चाणक्य को कोट करा कि अच्छा शासक वही है जिसका टैक्स सिस्टम ऐसा रहे कि जनता के ऊपर उसका भार ना है, ऐसा तो। लेकिन सर तकलीफ़ तो आज भी है, और सर तकलीफ़ किनको है? तकलीफ़ है सर एम्प्लॉइज़ को, तकलीफ़ है नौकरी पेशा करने वाले लोगों को, तकलीफ़ है। तकलीफ़ ऐसी है कि उनको ये लगता है कि उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इनकम टैक्स के रूप में चले जाता है। तो सर इसका एक तो ये दुख है ही है, फिर उसके बाद ऐसा भी होता है कि लोगों को ये लगता है ना कि अगर हम कंपेयर करें इनको किसी बिजनेसमैन से, तो हो सकता है कि बिजनेसमैन एक एम्प्लॉई, एक सैलरीड आदमी से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन उसका जो इनकम टैक्स का हिस्सा है वो एक एम्प्लॉय से बहुत कम होता है। तो अब सर एक एम्प्लॉय की व्यथा सुनकर आप ये बताइए कि एक एम्प्लॉय वो ऐसी क्या क्या काम कर सकता है जिससे उसको इस चीज़ से राहत मिले कि उसके टैक्स जो है, टैक्स के ऊपर उसका एजुकेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़े, और वो समझे कि कहाँ ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे हम अपने टैक्स लाइबिलिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आशीष जी आपका। बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉई इन चीज़ों से परेशान रहते हैं
कि हमको टैक्स बहुत आ रहा है और उनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिए हुए हैं वो करना चाहिए, वो नहीं किया हुआ रहता है, उस वजह से उनको टैक्स आ जाता है। देखिए, दो चीज़ें हैं। अभी के परिदृश्य में बात करें तो सरकार ने 2 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, सभी को है, मगर इन पर्टिकुलर सैलरीड एम्प्लॉय के संबंध में हम देखें तो एक न्यू टैक्स सिस्टम है, एक ओल्ड टैक्स सिस्टम है इनकम टैक्स में। तो न्यू टैक्स सिस्टम में तो आपको उन्होंने टैक्स रेट कम कर दिया है, और टैक्स रेट कम करके आपको जो डिडक्शंस के बेनिफिट मिलते थे, चाहे वो 80C से रिलेटेड जो डिडक्शंस हैं वो आपको क्लेम नहीं कर पाएंगे, मगर आपको टैक्स रेट में उन्होंने गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया। और धीरे धीरे हम उसी एरा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब सरकार का जो मानना है वो ये है कि धीरे धीरे हमको एक न्यू टैक्स रिजीम के तरफ ही शिफ्ट होना है यहाँ से। अब अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर बने रहना चाहते हैं आज की डेट में, तो आपके पास में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं टैक्स बेनिफिट लेने के लिए एक सैलरीड एम्प्लॉय को। तो एक तो आपको हाउसिंग लोन है, अगर आप अपना घर बना रहे हैं या खरीद रहे हैं तो सेक्शन 24 है इनकम टैक्स में, उसमें इंटरेस्ट का बेनिफिट आप ले सकते हैं अप टू 2 लाख रुपीज़। अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं एनुअली तो वो बेनिफिट आप उसमें ले सकते हैं। इसके अलावा 80C का बेनिफिट है आपके पास में। 80C में क्या क्या आ जाता है, तो आपका PF है जो आपका एम्प्लॉयर डिडक्ट कर रहा है वो है, LIC के पेमेंट है, NSC है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसमें काफ़ी लंबी लिस्ट है। सुकन्या समृद्धि में अगर आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किया होगा तो वो उसमें आ जाता है। तो ये सब स्कीम्स का बेनिफिट लेके 80D, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम आप अलग से कर सकते हैं, चैप्टर 6A में उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्या रहता है, जो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी है कि आपके कई अलाउंसेस जो आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको वो जो अलाउंसेस हैं, अगर वो कोई अलाउंसेस एग्जम्प्ट कैटेगरी में है या पार्शली या फुली, तो आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो आपको एक बार आपका सैलरी स्लिप में ये ध्यान देना चाहिए कि आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिले हैं। सेक्शन 10 में कई अलाउंसेस का गवर्नमेंट ने छूट दिया हुआ है, तो वो LTA जैसे, हाँ, LTA का 4 साल के ब्लॉक में 2 बार ले सकते हैं। तो ऐसे दूसरे अलाउंसेस भी हैं, तो वो सबका आप अगर कहीं क्लेम कर सकते हैं तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आपका एम्प्लॉयर ने छूट दिया है नहीं दिया है वो आप देख लीजिए, और उसके बाद में अगर कोई बेनिफिट ले सकते हैं तो वो लीजिए आप उसको। ओके। ये जो दर्द आपने साझा किया है ये मैक्सिमम सैलरीड एम्प्लॉयज़ का दर्द है, और ये आप यकीन मानिए सरकार भी इस चीज़ को समझती है कि जो वित्त मंत्री जी हैं और बाकी सब हैं उनके, आप प्रधानमंत्री हैं, उनके इंटरव्यू भी आप सुनेंगे तो ये बात हर कोई समझता है कि वो दर्द तो है सैलरीड एम्प्लॉय को कि उनको टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। वही सर, बहुत सर। अब जैसे दर्दों की बात हो रही है तो सर एक दर्द और है, आम आदमी का एक दर्द और है। वो सर ऐसा है कि एक, अगर हम एक मंथली इनकम की बात करें, मंथली सैलरी की बात करें, तो सिर्फ 3 से 5 या 6-7% ही लोग ऐसे हैं पूरे देश में जिनकी मंथली इनकम जो है वो 1 लाख रुपए महीना से ज़्यादा है। तो और ऐसा है कि लेकिन फिर भी आज की डेट में वो भी ना मिडिल क्लास ही कहलाते हैं। तो सर ये जो मिडिल क्लास का ट्रैप है उससे एक आम आदमी क्यों बाहर नहीं निकल पा रहा? जैसे अगर मैं अपनी ही एग्जांपल लूँ कि कुछ साल पहले मेरी महीना पर महीना तनख्वाह थी मेरी 15,000 रुपये। आज मेरी उससे अच्छी है, मैं उन 3 से 5% लोगों की कैटेगरी में मैं आ रहा हूँ। लेकिन मेरे डे टू डे लाइफ में सर जो स्ट्रगल्स थे जब मैं 15,000 रुपये महीना कमाता था, कमोबेश वही स्ट्रगल मेरी लाइफ में आज भी है। तो ये जो एक ट्रैप है कि मिडिल क्लास ट्रैप से मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ, या फिर और ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी है कि मतलब डिस्पाइट ऑफ अर्निंग गुड इनफ हम ऐसा क्या कर रहे हैं या हम लोग ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि हम इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए क्या होता है आशीष जी कि जब तक एक चीज़ तो आपको अच्छे से इसमें क्या मतलब, सॉरी मैं आपको बीच में रोक दिया, मतलब या क्या ये इन्फ्लेशन की वजह से है या फिर हमारी कुछ गलतियां हैं? दोनों है। दोनों चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए होता क्या है कि जो
इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन अभी आप मान के चलिए कि आप अगर आपकी खुद 7% या 8% का इन्फ्लेशन आप लेके चलते हैं, तो 7 या 8% के इन्फ्लेशन से आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपको सैलरी आज से 5 साल पहले मिल रही थी, तो क्या आपने उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया है? आप अगर उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो आपको ग्रोथ दिखेगी, मगर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मैं जो चीज़ें उस सैलरी, जिसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, क्या वाकई में मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? मैं जो चीज़ें उस इनकम से ले पाता था, क्या वो चीज़ों के जो दाम बढ़े हैं वो मेरी जो सैलरी बढ़ी है उस रेशियो में किस हद तक बढ़े हैं? तब तो आपको पता चलेगा कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, पहला। दूसरी एक चीज़ जो होती है, जो मैंने मैक्सिमम सैलरीड एम्प्लॉयज़ की ऑब्जर्व करी है, आप एक अमाउंट सैलरी का ड्रॉ कर रहे हैं, अनलेस आप उस अमाउंट को कहीं अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में पार्क नहीं करेंगे, तो आप बहुत अच्छे फ्यूचर में लाइफ को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। उसका रीज़न ये है कि देखिए धीरे धीरे आपके जो इन्वेस्टमेंट की, अब जैसे मान लीजिए रियल एस्टेट को ले लें, तो रियल एस्टेट धीरे आप इतने सालों में देखेंगे तो लगातार वो एनहांसमेंट की तरफ है, जो प्राइसेस ऑफ प्रॉपर्टी हैं वो ऊपर जा रहे हैं। आप अगर मार्केट की बात करेंगे, शेयर मार्केट की, तो एसेट्स जो हैं वो लगातार महंगी होती चली जा रही हैं, चाहे गोल्ड हो, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो लगातार महंगे होते जा रहे हैं। अगर आप हार्ड कैश घर में रखते हैं और आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं तो ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने जो अमाउंट हमारे पास बच रहा है, पहले तो बचे, ये इम्पॉर्टेंट है। आपके पास में जो ज़रूरी खर्चे हैं उसके बाद बचे, बचने के बाद में जो आपको आपके हर किसी का एक अलग अलग एपिटाइट रहता है, रिस्क एपिटाइट रहता है, तो आपका जो भी रिस्क एपिटाइट हो उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आपको एक चीज़ और मैं बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट कभी भी, अगर आप खुद स्टडी कर सकते हो, खुद पढ़ाई कर सकते हो और वेल रिसर्च इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास उतना समय नहीं है या आपके पास उतना अच्छा एक्सपर्टाइज नहीं है, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके और उसको करिए, ताकि आपके पास में एक अच्छा हैंडसम अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम पे रहे, एक इमरजेंसी फंड आपके पास अलग से अवेलेबल रहे। ये सब चीज़ें आपको प्लानिंग शुरुआत से करते रहेंगे तो बिल्कुल आपको एक अच्छा अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम पे अवेलेबल रहेगा। और जितना जल्दी हम इस चीज़ में मुड़ जाएंगे उतने आपके, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट होता है इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग का, तो मनी कंपाउंडिंग इतना बढ़िया कंसेप्ट है कि अगर आपने इनिशियल स्टेज पे एक अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो वो उसकी गेन्स पे गेन मिलती जाती हैं। अगर आपने उस अमाउंट को डिस्टर्ब नहीं किया है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने टाइमली इन्वेस्ट किया है तो करना चाहिए। आप अगर समय से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आशीष जी, और वो चीज़ आपको करना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके उस तरफ जाना चाहिए। सर, जैसा आपने कहा कि एक प्रोफेशनल की हेल्प लेकर हमको जाना चाहिए अगर आप खुद नहीं समझ सकते तो सर। और सर, ये फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है सर, वो हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती सर, हर कोई उससे समझ नहीं सकता, तो लोग सलाह ही लेते हैं सर। लेकिन और सलाह लेने के लिए अगर कोई बहुत बेहतर स्थिति में होता है तो वो होता है एक सीए। लेकिन हम लोगों के बहुत सारे, हर आदमी के बहुत सारे दोस्त होते हैं, सीए में भी ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ ऐसा होता है कि एक सीए एस्पिरेंट है, वो उसने सीए की तैयारी चालू करी, लेकिन एक बहुत ही लार्ज परसेंटेज ऑफ एस्पिरेंट्स हैं जो कि अपना सीए कंप्लीट नहीं करते। वो सीए की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर कोई दूसरा काम चालू कर देते हैं या अकाउंट्स के दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। आपने अभी बात करी कि प्रोफेशनल से सलाह लेना चाहिए, तो ऐसे हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिलते हैं कि जो कि बिलोंग करते हैं अकाउंट सेक्शन को, फाइनेंस सेक्शन को, लेकिन वो सीए नहीं है, वो हाफ सीए हैं। उन्होंने सीए की पढ़ाई चालू तो करी लेकिन छोड़ दी। तो क्या ऐसे लोगों की सलाह पे हमको अमल करना चाहिए, या फिर जैसा आपने कहा कि मतलब वी शुड स्टिक टू क्वालिफाइड सीए ओनली, या फिर जो हमें ऐसा, या ये ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ ऐसा गलत ज्ञान मिल जाए, क्योंकि एक क्वालिफाइड सीए जो बता सकता है वो हो सकता है कि हाफ सीए नहीं बता सकता। तो
आप इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि प्रोफेशनल का भी जो हमें एडवाइस लेना है वो भी, उसका भी हम चुनाव करें तो किस तरीके से करें? प्रोफेशनल जब शब्द मैं उपयोग कर रहा हूँ आशीष जी, तो मेरा मतलब उससे सीए से नहीं है। अच्छा। जब मैं प्रोफेशनल शब्द उपयोग कर रहा हूँ तो मैं उस फील्ड के पारंगत व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो चाहे अब उसके पास क्वालिफिकेशन उन्होंने सीए की ली हो या वो कोई दूसरे प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, ऐसे कई आईआईटीएंस हैं जो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, उनकी तो फील्ड ही अलग रही है, टेक्निकल आदमी टेक्निकल है, मगर उनका इन्वेस्टमेंट में उन्होंने स्टडी किया है। तो सारा खेल है आपने उस जगह पे कितना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ऐसे कई सीएस हैं जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में है, उनको इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं। हो सकता है आप उन सीए से सलाह ले लो तो आपको रॉन्ग एडवाइस मिल जाए उस पर, ऑडिट ही करते रहेंगे भाई। आपका एक एक्सपर्टाइज उस फील्ड में अगर है और आप उनसे अगर वो एडवाइस लेते हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप किसी के पास जाएं तो उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखें उस मामले में, अगर उन्होंने खुद कुछ अच्छा काम किया हुआ है। क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, जब स्पेसिफिकली मैं शेयर मार्केट की या फिर म्यूचुअल फंड्स या इनकी बात करूं तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होता है, तो वो आप देखिए। उनकी क्वालिफिकेशन पे बिल्कुल मत जाइए, आप उनके नॉलेज को वैल्यू करिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो नॉलेज कैपिटल है। इस केस में आप देखें कि उनके नॉलेज जो उन्होंने इतने साल में एक्यूमुलेट किया है, अगर वो आपको उस नॉलेज का बेनिफिट देने की स्थिति में कोई भी इंसान है तो केवल उस नॉलेज को आप वैल्यू करिए, बाकी सब चीज़ें इग्नोर कर दीजिए। ओके सर, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी, कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि वो अभी हमें स्कूल, हाई स्कूल के लेवल पर या कॉलेज लेवल पर ना फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड ही नहीं करता। हमें स्कूल या कॉलेजेस में ये कभी पढ़ाया ही नहीं जाता कि शेयर मार्केट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ये हमें बताया नहीं जाता कि हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस, या फिर आपके पैसे को आपको कैसा मैनेज करना है। तो सर, क्या ये भी एक वजह है कि इंडिया में एक आम आदमी जो है प्रॉपर तरीके से ना अपना पैसा मैनेज नहीं कर पाता, और आखिर में उसके पास चाहे कुछ भी कर दे, वही मिडिल क्लास ट्रैप वाली जो बात है कि उसमें वो फंस के रह जाता है। उसके डिस्पाइट ऑफ सेवरल एफर्ट्स, सेवरल हार्डवर्क, उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आशीष जी आपने। जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें ये लैकुना तो है। इसके अलावा भी, ये तो आपने एक फाइनेंशियल लिटरेसी की आपने बात करी, उसके अलावा भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इवन आपकी हेल्थ से रिलेटेड, एक बेसिक हेल्थ के से रिलेटेड जो नॉलेज हमको होना चाहिए, वो भी प्रॉपरली हम लोगों तक कन्वे नहीं हो पाता है। उस वजह से कई चीज़ें हम सफ़र करते हैं, ये हमने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा है। मगर आपको उसमें एक चीज़ ये भी समझना पड़ेगा कि, और ये आज के संदर्भ में बहुत ये चीज़ लागू होती है, ये बात कि आपका एजुकेशन जो है, अगर आप स्कूलिंग तक उसको लिमिटेड रखेंगे तो आप लाइफ में कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। आपके पास में नॉलेज गैदरिंग के लिए दूसरे एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, यूट्यूब है, या फिर आप सेल्फ लर्निंग है, सेल्फ हेल्प बुक्स इतनी सारी अवेलेबल हैं, उनकी हेल्प लीजिए। क्योंकि देखिए, लाइफ आपको बितानी है। फाइनली अगर कोई सफ़र करेगा तो आप सफ़र करेंगे। तो हमको अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए जो कर सकते हैं, वो एक खुद के अंदर हमको छटपटाहट वो पैदा करनी पड़ेगी कि हमको अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करना है, और हमको कोई भी एक्सक्यूज़ जो है वो हमारे सामने नहीं लेना है कि भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कमी है इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे हैं। हमको अपनी खुद की हम अपने आप को एजुकेट करने के लिए केपेबल हैं, ये सोच समझ के हमको आगे बढ़ना है, ये एटीट्यूड रखना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें इतना इंस्पायरिंग एग्जांपल है आशीष जी। वो श्रीकांत बुला करके एक बच्चे हैं आंध्र प्रदेश के, वो ब्लाइंड पैदा हुए हैं। शुरुआत जब से पैदा हुए उनकी आईसाइट नहीं थी। उनके माता पिता को ये सलाह दी गई कि भाई आपको तो लड़का अंधा पैदा हुआ है, इसको डोनेट कर दीजिए, ऑर्फनेज में डाल दीजिए। उन्होंने नहीं माना, एक अपब्रिंगिंग की। उस बच्चे को स्कूल में डाला गया तो स्कूल में बोला गया कि ये बाकी बच्चों के साथ में नहीं पढ़ पाएंगे, इनको आप स्पेशल स्कूल भेजिए।
वो बच्चे में लगन थी, माँ बाप का उनको आशीर्वाद था, पूरा साथ था। वो बच्चे ने 12th में 98% से वो पास हुआ। उसके बाद में उस बच्चे का एम था कि मेरे को IIT करना है, तो उसके लिए भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने उसको कहीं एडजस्ट नहीं किया, ओनली बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, वो नहीं कर पाया। फिर उसने US की जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उससे वो क्वालिफाइड हुआ। उस लड़के ने आगे चल के एंटरप्रेन्योरशिप में इतना बढ़िया काम किया है। आज वो बच्चे का 150 करोड़ का टर्नओवर है उसकी कंपनी का, वो 600 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। उसने अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, जो उनको कई प्रोजेक्ट्स में असिस्ट किया है उस लड़के ने, और रतन टाटा की मेंटरशिप है उस बच्चे के पास। और जब APJ अब्दुल कलाम जी का एक उनसे इंटरेक्शन हुआ था और उन्होंने पूछे थे कि भाई आपका एम क्या है लाइफ में, तो उस बच्चे ने 92 का बर्थ है उनका, अभी क्या उम्र होगी सोचिए, 31। उस उम्र में ये अकम्पलिशमेंट है। और उस बच्चे का विजन देखिए आप कि इस एज में वो ये बोलते हैं कि मैं इंडिया का पहला ब्लाइंड राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। तो हम लोग कई बार क्या होता है कि हमारे पास में जो कमी है ना, उसको सोच के हम रुक जाते हैं। और आप देखिए जिसको करना है वो कहाँ से कहाँ, वो बच्चे को कहाँ कहाँ दुत्कारा नहीं गया, उसको कहाँ कहाँ रिजेक्ट नहीं किया गया, पर उसने ना अपना डिटर्मिनेशन हिलने दिया। और आज वो बच्चा कितने बड़े हिस्से के लिए, कितनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है खुद। तो ये चीज़ें हमको कहीं ना कहीं खुद में लानी पड़ेंगी। आपके पास सब अवेलेबल है, आपको ये मान के चलना है कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ और मैं सब चीज़ें खुद कर सकता हूँ। और आपको जितना हो सके अपने एनर्जी को प्रॉपर पाथ पे चैनलाइज करना है। सर आप एक रेगुलर CA प्रैक्टिशनर के साथ साथ एक बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं सर, और आपने अपने इस प्रोफेशनल स्पैन में सर बहुत सारे बिजनेसेस को देखा होगा सर, उनको बहुत स्टडी किया होगा, और आपने कई बिजनेसेस को बनते भी देखा होगा, शिखर तक पहुंचते भी देखा होगा, और कई बिजनेसेस को बिगड़ते हुए भी देखा होगा। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन इसी बात से रिलेटेड है कि अगर कोई नया व्यक्ति बिजनेस करना चाह रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाना चाह रहा है, तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसको ध्यान में रखना चाहिए, अपने माइंडसेट में किस तरीके का चेंज लाना चाहिए। अगर उसको, जो सपोज कोई आदमी पहले जॉब कर रहा है, एम्प्लॉई है, फिर उसके बाद वो अपनी कैटेगरी शिफ्ट करके एक उद्यमी की कैटेगरी में आना चाह रहा है, तो किन किन बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका बिजनेस को वो अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सके, और किन किन बातों से उसे बचना चाहिए जो कि उसे नीचे भी ढकेल सकती है, नीचे भी खींच सकती है। बहुत बहुत आपका अच्छा प्रश्न है आशीष जी, मगर इसका आंसर जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा। बिल्कुल सर। देखिए, बिजनेस के डूज एंड डोंट्स को समझने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस किसको कहते हैं। जनरल भाषा में हम बोल देते हैं कि हम ये व्यवसाय कर रहे हैं, मगर हमको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस है क्या। आपसे मैं एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइए मुझे कि आपने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड काफ़ी सुना होगा कि भाई दूध सस्ता बिक रहा है, दूध के लिए आदमी को जाना पड़ रहा है, मगर शराब महंगी है। सुना है सर। आपने देखा होगा कि भाई विराट कोहली जो है उनको पेमेंट एक डॉक्टर जो है, जो बहुत अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर है, उससे कई गुना विराट कोहली कमाते हैं। बिल्कुल सुना है सर। एक डॉक्टर से कई गुना शाहरुख खान कमाते हैं। बिल्कुल सर। ये प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन होती है सर? ये क्यों कमाते हैं ज़्यादा? ऐसा क्यों होता है कि एक चीज़ का रेट कम है और एक चीज़ में आपको कमाई इतनी ज़्यादा है? ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि शराब की, शाहरुख खान की, विराट कोहली की, इनकी मास अपील बहुत ज़्यादा है, इनकी रीच बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है, फैसिनेट करता है। विराट कोहली जो भी करता है, शाहरुख खान जो भी करता है सर, वो हम लोगों को बहुत, एक आम पब्लिक को फैसिनेट करता है। उसकी लाइफस्टाइल को लोग अपनाना चाहते हैं कि अगर विराट इतना सक्सेसफुल आदमी कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं कि अगर ये कह रहा है तो ठीक है, हमें भी ये प्रोडक्ट एक बार यूज़ करके देखना चाहिए,
या फिर वो कुछ बातें बता रहा है तो उसको आत्मसात करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो शायद यही है, इसलिए इनका जो वो जो काम करते हैं उसका इनको पैसा बहुत मिलता है। देखिए होता क्या है कि मास अपील तो उनकी है जी हाँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि इन किसी भी चीज का जो दाम डिसाइड होता है, आप बिजनेस को इस रूप में समझिए। अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस में आपको समझाने की कोशिश करूं तो बिजनेस एक प्रक्रिया है, बिजनेस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपना नॉलेज, एक्सपर्टाइज और अलग अलग, अगर आपको उसमें मटेरियल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मटेरियल ये यूज़ करके, अगर आपने लेबर को एम्प्लॉय करके, अगर आपके पास कैपिटल अवेलेबल नहीं है तो आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं एज कंपनसेशन। वो कैपिटल जो आपको फ्यूचर में अवेलेबल होती है, आपको तुरंत चाहिए तो आपको उसके कंपनसेशन के रूप में इंटरेस्ट एक एक्सपेंस को बियर करके आप एक पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके एक एंड आउटपुट बनाते हैं। वो एंड आउटपुट का आप अब एंटरप्रेन्योरशिप में आपको जो रिटर्न मिलना है वो क्यों मिलना है? क्योंकि आपने ये पूरा रिस्क बियर किया है, ये पूरी प्रोसेस को कंप्लीट किया है। जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था विराट कोहली या शाहरुख खान से रिलेटेड, उसमें बेसिकली अपने को ये समझने की जरूरत है कि ये लोगों ने अपना मार्केट जो है, बेसिकली इनकी वजह से दूसरे लोग एक मार्केट में पैसे कमा रहे हैं जिस इंडस्ट्री में ये जुड़े हुए हैं। चाहे अगर विराट कोहली आज बहुत बड़े ब्रांड हैं तो उनकी वजह से बीसीसीआई या फिर जैसे अच्छा अब इसमें एक चीज और आती है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पैसा हो सकता है। आईपीएल आने के पहले क्रिकेट और आईपीएल आने के बाद के क्रिकेट में कितना पैसे का फर्क है? बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो ये चीजें जो हैं एक ही बिजनेस में अलग अलग सिचुएशन में और अलग अलग पर्सन के साथ में, जो पैसा आज विराट कोहली को मिल रहा है छोटे क्रिकेटर को नहीं मिलेगा। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अलग अलग सिचुएशन में और अलग अलग व्यक्तियों के साथ में आपके अर्निंग वेरी कर सकती हैं। तो जब भी आप बिजनेस करने की सोचते हैं, अगर आप एक कोर्स करके 4 साल 5 साल उसमें दे के और फिर आप सोचते हैं कि हम उससे अर्निंग करेंगे, और अगर आप सोचें कि मैं बिजनेस 1 महीने की प्लानिंग से चालू कर दूं और उससे फिर अर्निंग करना चालू हो जाएगा, तो ये आपको एक समझना पड़ेगा कि बिजनेस आपको एक पूरी स्टडी के बिना, पूरी प्लानिंग के बिना अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज किसी भी उद्यमी के लिए ये है कि वो अपने रिस्क को समझे। मैं क्या व्यवसाय कर रहा हूँ, उसमें कौन सी चीजें गलत जा सकती हैं, इसका मैं पहले से एक आभास, एक अंदाजा लेके और फिर अपनी प्लानिंग तैयार करूँ और उस प्लानिंग के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करूँ। बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस हमारे देश में हैं, उनको समझूं। आपको एक पूरा, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके कस्टमर कहाँ पर हैं, उसका मार्केट कैसा है, आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हो सकते हैं, आज हैं, आने वाले 5 साल बाद आपके कौन से कॉम्पिटिटर होंगे, ये सब चीजें समझे बिना अगर आप किसी भी बिजनेस में उतरते हैं तो जनरली आपको फिर उसमें बहुत ज्यादा अर्निंग होने की पॉसिबिलिटी आप अपने खुद नेगेट कर लेते हैं। घर खरीदना असेट कहलाएगा या लायबिलिटी कहलाएगा? देखिए, घर जो है हर भारतीय का, हर एक इंसान का, खासकर एक मिडिल क्लास लाइफ टाइम एम्बिशन होता है। तो अब इसको अगर आप बिल्कुल फिनटेक लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँगा तो आपको आंसर यही मिलेगा कि भाई वो तो एक लायबिलिटी है क्योंकि आप अपने फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मगर जो हमारी बेसिक इंडियन मेंटेलिटी है वो यही है कि हमको जब तक हमारा खुद का घर ना हो तब तक हमको वो कंफर्ट महसूस नहीं होता है कि भाई हमारे पास में एक एसेट है। तो मेरा तो ये मानना है कि इंसान ने एटलीस्ट एक घर खुद का रखना चाहिए, क्योंकि उससे उसको एक मेंटल पीस जो है वो मिलती है। मगर अगेन, अगर आपके पास में ये सब चीज़ें, आपको ये तब डिसाइड करना है कि आप करियर में किस स्टेज पे हैं। अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आप सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके पास में अगर प्रीवियसली फंड्स अवेलेबल हैं तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपके फ्यूचर में क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो सब चीज़ें भी ये डिसीजन को का आउटकम डिसाइड करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं दिया जा सकता कि क्या है। अगर प्योरली आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो देखिए रेंटल यील्ड 7% है, मैक्सिमम रेंटल यील्ड जो रहती है वो 6 से 7% है।
तो आंसर तो यही रहेगा कि घर खरीदने, लॉजिकली आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो समझदारी नहीं, मगर साइकोलॉजिकली हम लोगों का ये रहता है कि जब तक हम घर खरीदेंगे नहीं तब तक एक कंफर्ट हमको, इमोशन कई बार आपके मैथमेटिक्स को सुपरसीड कर जाते हैं। तो इसीलिए फिर अगर ऐसा सलाह देंगे भी आप किसी को कि वो घर ना ले, तो जनरली घर तो लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको मेंटल पीस देती है, कंफर्ट का एहसास कराती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान इतना देना चाहिए कि आप EMI, जो आपको EMI पेमेंट करने हैं वो इतने लिमिटेड रहें कि आप उससे पूरी ज़िंदगी आपका EMI पेमेंट करने में ना चला जाए। उसमें आप ध्यान ये देते, घर आप ज़रूर लें, मगर भाई 7 साल का एक एवरेज स्पैन ले लें आपकी। 7 ईयर्स की EMI में जो मेरे को घर मिल सकता है वो घर में मेरे हिसाब से मेरे बजट में लेके क्लोज कर दो। सर गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे मुद्रा लोन के बारे में हम सुनते थे और PMKVY के बारे में सुनते थे। जैसे अगर मुद्रा लोन की बात करें तो उसके बारे में भी बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिली थी कि गलत लोगों के पास पैसा पहुंच गया, पैसा जो है वापस नहीं हो रहा है, पैसा डूब रहा है, बहुत सारी चीज़ें सुनाई दे रही। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सेंटर्स बने थे, गांव-गांव में सेंटर्स बन गए थे जहां पर विलेजर्स का स्किल डेवलपमेंट किया जाता था, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बने हुए थे। उसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत पैसा लगाया, लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट करा, वहाँ पर वो उन्होंने अपना स्किल डेवलपमेंट को अपना बिजनेस बनाया, वो वेंडर्स बने गवर्नमेंट के। लेकिन आज हम देखते हैं तो मेरे ख्याल से कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर चालू नहीं है। नहीं तो एक वक्त पे इसका बहुत बूम था। मुद्रा लोन के बारे में भी बहुत गलत चीज़ें सुनने को मिलती है। तो क्या इसे हम क्या कहें, गवर्नमेंट का पॉलिसी फेलियर कहें कि पॉलिसी ही गलत होंगी, या फिर हम ये कहें कि उसका एग्जीक्यूशन सही नहीं हो पाया? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आशीष जी आपने, क्योंकि इतने सालों में ये सब चीज़ें यथावत हमारे हिंदुस्तान में बनी हुई हैं और एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो एग्जीक्यूशन में है। देखिए सरकार जो है, सरकार कोई भी सरकार रहे, वो ये चाहती है कि हम हमारे सिटीजन्स को बेनिफिट दें। दिक्कत कहाँ होती है, अब जैसे स्किल सेंटर बना तो सरकार आपको स्किल सेंटर बना के दे सकती है, उसके बाद में वहाँ पर कौन से कोर्सेस चलना है, कोर्सेस का स्वरूप कैसा होगा, उसके बाद में वो कोर्सेस को पढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्टर अवेलेबल कराना, ये यहाँ तक तो सरकार ने आपका कर दिया। अब जैसे स्ट्रक्चर बनाना है कि कौन सा कोर्स पढ़ाया जाएगा और वो कोर्स इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये तो अधिकारी ही डिसाइड करेंगे। तो हमारे एग्जीक्यूशन में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार कोर्स ऐसे बनाए जाते हैं कि जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों को कोई बेनिफिट ही नहीं। मैंने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पर जैसे स्किल सेंटर्स वगैरह हैं, उसमें वो टैली का कोर्स करा रहे हैं। तो टैली के कोर्स का एम ये रहता है कि बच्चा अकाउंटिंग वगैरह कर सके। उन बच्चों को अगर एक एंट्री भी नहीं आ रही है वो कोर्स करने के बाद में, उसका सर्टिफिकेशन लेने के बाद में, तो वो पूरी एक्सरसाइज ही बेकार हो जाती है, उसका कोई मायने नहीं निकलता। तो ये सारा खेल यहाँ पर आ जाता है कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन जो है उन स्कीम्स का वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट के पैसे भी जा रहे हैं, टैक्स पेयर्स मनी भी जा रहा है वहाँ पर, और उसका जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। ओके सर, ये इंडिया की हालत ऐसी है सर कि जो इंडिया का 90% पैसा है वो इंडिया के 10% लोगों के पास है। तो सर ऐसा क्यों है, ऐसी क्या गलती हो रही है गवर्नमेंट से या पब्लिक से कि ये जो इतना गैप क्यों है? और या सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो ऐसा क्यों है कि रिच इज़ बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज़ बिकमिंग पुअरर डे बाय डे? रिच ही रिच बन रहा है, पैसे वाले के पास ही पैसे आ रहे हैं और जो गरीब है वो बेचारा गरीब ही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है आशीष जी कि जो कैपिटल अवेलेबल रहती है बड़े बिजनेसेस के पास में, वो अच्छा लेबर भी अट्रैक्ट करती है और अच्छे रिसोर्सेज भी अट्रैक्ट करती है, और बिना रिसोर्सेज के आप एक बिज़नेस को स्केल अप नहीं कर सकते हैं। तो अब जैसे कोई भी बड़ा बिजनेस है, वो अगर मान लीजिए छोटी सिटीज़ में की तरफ बढ़ता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई एक अच्छी ग्रोथ हमको देखने मिल रही है बड़ी कंपनीज में, बड़े कॉरपोरेशंस में, तो बड़े कॉरपोरेशंस जब अपना बिजनेस लेके आते हैं दूसरी जगह, छोटी सिटीज़ में लेके आते हैं,
तो वो वहाँ पर दो तरीके का इम्पैक्ट करते हैं। एक तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज रहती हैं जो उस पर्टिकुलर बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, और एक कंपीटिंग इंडस्ट्री रहती है। तो अगर स्मॉल प्लेयर जो है वो कंपीटिंग इंडस्ट्री में है तो वो सफ़र करता है अगर ये अपने पैर फैलाते हैं छोटी सिटीज़ में। तो मगर उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आपका बिजनेस जो है वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाला है, अगर मान लीजिए रिलायंस स्मार्ट आ रहा है और आप एक किराना व्यवसायी हैं, तो बट ऑब्वियस है कि आपका जो किराना शॉप का जो बिजनेस है वो नेगेटिवली ही इम्पैक्ट होगा उससे, मगर दूसरे कई लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उससे। और एक चीज़ मुझे हमेशा लगती है कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उनको हम उतना सेलिब्रेट नहीं करते, गलत पोर्ट्रे किया जाता है। हम उनको केवल यही बात होती है कि वो उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। पैसा वो डेफिनेटली वेल्थ क्रिएटर्स है, मगर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने एक नेशनल वेल्थ भी क्रिएट की है। हम सबके लिए वेल्थ क्रिएट करी है। जो कैपिटलिज्म वर्क करता है वो इसी तरीके से वर्क करता है। आज अगर वो कोई इंडस्ट्री लेके छोटी जगह पे जाते हैं तो वहाँ कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एक बड़ा कॉरपोरेशन जो है वो लाखों लोगों को एम्प्लॉय करता है। हमारे देश में टाटा जैसा ग्रुप है, टाटा ग्रुप ने कितने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, कितनी चैरिटी करी है, कितने छोटे छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट। अभी जैसे मैंने जो आपको एक एग्जांपल दिया था उसमें उनको मेंटरशिप ही रतन टाटा जी की थी। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो ये लोगों की वजह से आप जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं जैसे यूएस है, तो वो अपने व्यवसायियों को, उद्यमियों को एक हीरो की तरह वो लोग उनको प्रोजेक्ट करते हैं। वहाँ इवन अगर आप उद्यमी हैं और अगर आप फेल होते हैं तो हमारे यहाँ फेल्यूर को भी बड़े नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। हम उसको इस सेंस में नहीं लेते हैं कि इन्होंने कुछ अच्छा ट्राई किया और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, मजाक उड़ाया जाता है। ये हमने तो कहा ही था, हाँ, क्यों कर रहे हो, बर्बाद हो जाओगे, देखो अब मजा आ रहा है ना, इतना पैसा घर का बर्बाद कर दिया, लोन कैसे चुकाओगे, और डिमोरलाइज करते हैं। और दूसरा चीज सर मुझको ये भी लगता है कि बॉलीवुड का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। हम लोगों ने जब भी मूवीज में देखा है ना, तो मिल मालिक को मजदूरों को दबाते हुए, है ना, फैक्ट्रियां जलाते हुए, और उनको बिल्डर्स को कहीं बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना है तो वो जो झोपड़ी होते हैं उनको खाली करवा लेता था, जला देता था, दंगे करवा देता था। तो यही सारी चीजें ना देख देख कर हम लोग बड़े हुए हैं। तो बिजनेसमैन को ना एक इस तरीके से देखते हैं यार कि ये अगर पैसा कमा रहा है, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो इसने गलत तरीके से ही कमाया होगा, वैसी सोच तो वो, हाँ, तो जो हम मतलब फिल्म में भी जो है एक समाज का आईना ही होता है, तो हम तो जो देख रहे हैं उसी तरीके से हमारी सोच भी शायद डेवलप हो रही है। बिल्कुल। और हम देखिए, हमारा देश एक बहुत लंबे समय तक गुलामी में रहा। जी हाँ। और उसके बाद में, गुलामी के बाद में जब हम स्वतंत्र हुए 1947 में, और उसके बाद में अभी जैसे हमने हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड भी चर्चा करी कि उसमें कहीं कुछ चीज़ें हैं जो हमको उस तरीके से नहीं मिल पाई हैं। तो मगर आप एक चीज़ समझिए कि समाज में एक बदलाव आ रहा है, एक नई जो पौध आ रही है, जो नई जो पीढ़ी है, उसकी सोच व्यवसाय को लेके, जीवन को लेके अलग है। वो पैसा कमाने के लिए, आपके नई नई चीज़ें करने के लिए, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहती है। नई नई चीज़ें ट्राई करने में वो घबराते नहीं हैं। और उनके पास में, जैसा मैंने आपको बीच में बताया था, कुछ बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थे। देखिए, नॉलेज ही पावर है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मेन ताकत है वो ज्ञान है। तो ज्ञान अगर आपको अवेलेबल है, जैसे यूट्यूब के माध्यम से, या फिर आपको बुक्स पढ़ना है या जो भी करना है, तो जब आप नॉलेज के पीछे भागेंगे तो पैसा या सक्सेस आपको अपने आप मिलेगा। आपको पैसे के पीछे या सक्सेस के पीछे नहीं भागना है। माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आपको माइंडसेट, और कर रहे हैं लोग। जब आपको ये माइंडसेट होगा, व्यापार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैंने आपको बीच में भी हमारा व्यवसाय को लेके जो डिस्कशन हो रहा था, तो मेरा वही कहना था कि आपका जो फाइनल आउटपुट है, जो आप चीज़ बना के दे रहे हैं, वो अगर सुपीरियर क्वालिटी की है, अगर आप अपने कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, अगर आप अपने कस्टमर को वो सर्विस दे पा रहे हैं, उस प्राइस पे दे पा रहे हैं जो उसको बाहर अवेलेबल नहीं होगी,
तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की या किसी चीज़ से घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। आपको प्रोसेस को इतना रिफाइन कर लेना है कि आप खुद ही उसमें जो भी चीज़ आपके कस्टमर हैं उनको हम बेस्ट सर्विस कैसे दे सकते हैं एट मोस्ट रीजनेबल प्राइस। जब हमारा ये मोटो हो जाएगा बिजनेस में, तो आपको किसी से कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे एंगल से देखिए, अगर हमारा देश जिस तरीके से ग्रो कर रहा है और अगर बड़े कॉरपोरेट्स बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी देखें कि हम अगर कोई अच्छा स्टार्टअप पैदा करते हैं, कोई अच्छा स्टार्टअप हम डालते हैं, तो उसके टेक ओवर के चांसेस भी बन जाते हैं। हम कितने सारे टेक ओवर्स आज के डेट में देखते हैं। तो आप उसको पॉजिटिवली लें, उसको ये सोचें कि हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जिसकी वाकई में वर्थ हो, हम कुछ ऐसी सर्विस दें जिसकी वर्थ हो। तो डेफिनेटली आप अगर कुछ यूनिक चीज़ अवेलेबल होगी तो बड़ा कॉरपोरेट भी हो सकता है आपको साथ में लेके या फिर आपको अच्छे रेम्यूनरेट करके आपको अच्छे से वो आपका प्रोडक्ट ले आपसे। तो हमको अब हमारा खुद का एटीट्यूड जो है ना बिजनेस को लेके, वो थोड़ा हम लोगों को ब्रॉडन करने की ज़रूरत है कि हमको बड़ी सोच रखना है। सर, आपकी लाइफ में ऐसा कोई गुरु है जिसने आपके लाइफस्टाइल पे बहुत प्रभाव डाला, या फिर ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई जगह, ऐसे कुछ लोग जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए और जिनकी बातें आप कभी इग्नोर नहीं करते, हमेशा उनकी बातें सुनते हैं? ऐसी कोई जगह जहाँ पर जाना आप हमेशा पसंद करते हैं? मेरी इस मामले में किस्मत बहुत अच्छी रही कि गुरु को जनरली हमको बाहर ढूंढना पड़ता है। तो मेरे गुरु तो मेरे पिताजी हैं। तो जब भी किसी चीज़ में सलाह लेना हो, कहीं भी किसी चीज़ पे डिस्कस करना हो, कुछ भी हो, तो उनकी सलाह बिल्कुल मेरे पास में अवेलेबल रहती है, उनसे बातचीत होती है। जहाँ स्थान की बात है तो नीम करोली बाबा का आपने नाम सुना होगा। कैंची धाम नैनीताल में। कैंची धाम नैनीताल में भी है, वो उनके दूसरे आश्रम भी हैं, मगर कैंची धाम वाला जो है वो फेमस है। तो हम लोग कैंची धाम, ये वही आश्रम है ना सर जहाँ पर जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स वगैरह गए हुए थे? जी जी, वही आश्रम है, उसी जगह वही मंदिर है उनका। और मंदिर में उनकी समाधि, उन्होंने जो अंतिम समाधि जो उनकी हुई है वो तो वृंदावन में हुई है। अच्छा। हाँ, बाकी उनका जो मुख्य समय जो उन्होंने गुजारा है वो कैंची धाम में गुजारा है बाबा जी ने। कैसी जगह है सर, उस जगह के बारे में बताइए। वो जगह देखिए, अभी हम लोग वहाँ पर 3 से 4 बार जा चुके हैं। मैं मेरे मित्रों के साथ ही गया हूँ। नैनीताल से पास में है वो जगह और बड़ी ही आध्यात्मिक जगह है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक अलग ही शांति महसूस होगी। अभी तो थोड़ा, अभी जैसे मैं गया था तो थोड़ा सा वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने लग गई। जब हम शुरू में जाते थे, आज से यानी 7-8 साल पहले हम पहली बार गए थे, तो इतना पीसफुल जगह। अगर आपको आध्यात्म का शौक़ है, अगर आपको ये लगता है कि मैं कहीं शांति से 10 मिनट 15 मिनट भगवान के साथ में, अपने खुद के साथ में गुजारूं, तो उससे अच्छी जगह आपके साक्षात्कार के लिए हो ही नहीं सकती। इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस जगह में है कि जो बोलते हैं ना कि वहाँ पर ईश्वर का सच में आशीर्वाद है, बाबा जी का वहाँ सच में आशीर्वाद है उस जगह। सर, नीम करोली बाबा के बारे में कुछ बताइए। नीम करोली बाबा जी जो हैं, इनका नाम था लक्ष्मण शर्मा। और इनका ये नाम क्यों पड़ गया, नीम करोली जो नाम पड़ा इनका, ये एक जगह है। वहाँ पर इन्होंने जो अपनी साधना करी, शुरुआत में तो गुजरात में करी। गुजरात में करने के बाद में एक बार बाबा जी ट्रेन में चढ़े, कहीं ट्रैवल कर रहे थे और अंग्रेज़ों का शासनकाल था उस समय। तो जो टिकट कलेक्टर थे, उन्होंने इनके पास में टिकट थी नहीं, बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे थे। तो बाबा जी को उन्होंने नीचे उतार दिया कि आप नीचे उतर जाइए, आपको हम ट्रैवल करने की परमिशन नहीं दे सकते। बाबा जी ने कुछ नहीं बोले, बाबा जी चुपचाप उतर गए, बाहर सीट पे बैठ गए। काफ़ी देर ट्रेन को चलाने की कोशिश होती रही, वो ट्रेन चालू नहीं। फिर किसी जानकार ने इनको बताया कि भाई बाबा जी का आपने अपमान कर दिया है, उनको आपने ट्रेन से नीचे उतार दिया है,
आप उनको फिर से बैठा लिए, तब तक ट्रेन चालू नहीं होगी जब तक बाबा जी नहीं आएंगे। तो टिकट कलेक्टर गए उनके पास में, उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, उनको बोले कि बाबा जी आप आइए। अब बाबा जी तो ठहरे बाबा जी ने कहा कि मैं अब बैठूंगा नहीं ट्रेन में, मैं अब बैठूंगा तभी जब तुम ये जो जगह जहाँ तुमने मेरे को उतारे हो, इस गांव को एक ट्रेन का परमानेंट स्टॉपेज तुम नहीं दे दोगे, तब मैं बैठूंगा। तो वो प्रॉमिस करना पड़ा बाबा जी को, और उसके बाद बाबा जी बैठे। तो वो जो गांव था, वो गांव था नीव करोरी, तो उसकी वजह से उनका नाम ही वो नीव करोरी वाले बाबा जी पड़े। और ये घटना गुजरात की है? नहीं, ये घटना जो है ये एरिया यूपी में, उनका शुरुआती कार्यकाल गुजरात में था, वहां पे रहे वो, उसके बाद में ये यहाँ में। अच्छा, इस तरीके से नीव करोली फिर वहां रहे वो कुछ दिन, फिर बाद में अंतिम समय तक फिर वो आपके कैची आश्रम में रहे, और जो अंतिम उन्होंने सांस ली उस समय वो वृंदावन में थे। किस तरीके की सिद्धियां प्राप्त थी सर उनको? उनके बारे में, उनके पास में सिद्धियां जो थी वो अद्भुत थी। उनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो इतनी शक्तिशाली थे, इतनी उनको उनको ऐसा बोला जाता है कि हनुमान जी के अवतार थे, और एक समय पे अलग अलग जगह पे लोगों से मिलना, उनको दर्शन देना, ऐसे काम उन्होंने किए हैं। जैसे आपके साथ भी बैठेंगे और उसी समय वो दिल्ली में कहीं भी अवेलेबल होंगे, किसी और के साथ भी, किसी और के साथ अवेलेबल। तो ये मानवीय शक्ति तो हो ही नहीं सकती सामान्य आदमी के लिए। तो ऐसे अनेकों अनेक केस हैं उनके। कई इस तरीके के केस हैं कि उन्होंने किसी सैनिक की जान बचाई। तो जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, भक्त का बेटा है, वो लड़ रहा है, तो सेना की तरफ से फाइट कर रहा है, तो बाबा जी रात भर कराते रहे, और जब सवेरे उन्होंने अपनी कंबल दी उसको शिष्य को कि भाई आप इसको बहा के आ जाना नदी में, तो उन्होंने खोल के देखा तो उसमें सब जो गोलियों के खोखे रहते हैं, खाली गोलियों के खोखे, शेल्स रहते हैं जो, वो थे उसमें। तो एक तरीके से जो विपत्तियां अपने भक्तों में आने वाली रहती हैं वो उन्होंने अपने ऊपर ली। तो इस तरीके के लोग हमारे हिंदुस्तान में कई हुए हैं, भारत में इस तरीके के कई प्रतापी बाबा लोग हुए हैं। सर अभी अपन ने आध्यात्म की बात करी, नीव करोली बाबा की बात करी, तो नीव करोली बाबा जैसे ही ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं हिंदू माइथोलॉजी में, कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जिसका हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत प्रभाव भी पड़ता है। और ऐसे कई कैरेक्टर हैं जिनका जन्म ही इसलिए हुआ, या फिर ये कहें जिनको लिखा ही इसलिए गया है ताकि हम सीख सकें कि इस जीवन को जीना कैसे है, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। ये सब आपको एक माइथोलॉजी के द्वारा ये सिखाया गया है, ईश्वर की कहानियों के द्वारा ये बताया गया है। या फिर ये कहें कि ईश्वर अवतार भी इसीलिए लेते हैं ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश पहुंचा सके कि हमें अपने जीवन को किस तरीके से आगे ले जाना है, बचपन कैसा जीना है, जवानी कैसी जीनी है, जैसे वृद्धावस्था में किस तरीके से आचरण करना है, सामाजिक किस तरीके से रहना है। तो इसको सर आपके हिसाब से अभी हिंदू माइथोलॉजी से अगर हम कनेक्ट करें तो ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं हिंदू या फिर कोई जिस भी आपको एंशिएंट कैसे कौन जो कैरेक्टर हैं जो कि वर्तमान लाइफ को रिजेंबल करते हैं कि हाँ ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि जिसकी जीवन शैली आज के लोगों को जैसी है, या फिर इसकी जीवन शैली से आज के लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आशीष जी आपने। हमारे आध्यात्मिक जो हमारे वेद हैं और जो हमारी आध्यात्मिक टीचिंग्स हैं, वैदिक टीचिंग्स हैं, उससे इतना कुछ सीखने को है। और जैसे मैंने एक शब्द उपयोग किया था सेल्फ हेल्प बुक, तो सबसे अच्छी सेल्फ हेल्प बुक कुछ हो सकती है जो हमको श्री कृष्ण जी ने दी है, वो गीता है। महाभारत जो काव्य है, महाभारत में आप एक चीज़ देखेंगे कि महाभारत में जो अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू आप इतना कुछ सीख सकते हैं आज के जीवन से रिलेटेड।
या हम लोग जो डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें भी, कि उन कैरेक्टर्स के थ्रू बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक एक कैरेक्टर को अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी समय चला जाएगा, इसलिए हम मेनली यहाँ पर एक कैरेक्टर पे चर्चा करते हैं। कर्ण है, कुछ सेंस में अपन दूसरा एक ले लेते हैं, कर्ण है और एक अर्जुन है आपके। ये दो कैरेक्टर्स को आप देख लीजिए। कर्ण वो व्यक्ति है महाभारत में जो शक्तिशाली है, सबसे अच्छे धनुर्धर हैं, वो दोस्तों के दोस्त हैं। दुर्योधन का जो उन्होंने साथ दिया है वो उनका ये है कि भाई मैं अब मेरे दोस्त का आखिरी तक साथ दूंगा। सारे गुण उस व्यक्ति में है। अब दूसरे तरफ आप देखें, अर्जुन है। अर्जुन भी बहुत अच्छे धनुर्धर हैं, मगर वो एकलव्य से अच्छे तो नहीं थे, वो कर्ण से बेहतर भी नहीं थे। मगर अब दोनों कैरेक्टर्स में अब अगर आप आगे जाते हैं तो कर्ण जो है, कर्ण सबसे बड़े पांडुपुत्र, जो ज्येष्ठ पांडुपुत्र जो है, सबसे बड़े पुत्र तो वही थे, हाँ? कर्ण थे। तो कर्ण को इस चीज का ज्ञान नहीं था कि आधे जीवन तक तो उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं था कि मैं ज्येष्ठ पांडुपुत्र हूँ। वो तो सूत पुत्र मानते रहे, अपने आप को सूत पुत्र मानते रहे। ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम खुद को नहीं पहचान पाएंगे तो क्या हमको किसी भी तरीके से कर्ण नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है कर्ण? अगर आप में कितनी ही एबिलिटी हो मगर आप खुद को नहीं जानोगे तो ईश्वर आपके साथ कभी खड़ा नहीं होगा। ईश्वर किसके साथ खड़ा हुआ? श्री कृष्ण किसके साथ खड़े हुए? श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े हुए, जिनका दूसरा आप रूप देख ले तो समर्पण है। अर्जुन को जो भी मिला, पहले समर्पण अपने गुरु की तरफ था, द्रोणाचार्य जी की तरफ, और फिर वही समर्पण उनका कृष्ण जी अपने इष्ट के तरफ था, श्री कृष्ण की तरफ था। जब ये बात आई कि आप एक आदमी मुझे ले ले और एक आदमी पूरी मेरी सेना ले ले, तो अर्जुन का सीधा था कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए, उनको सेना नहीं चाहिए थी। तो जो समर्पण, जब हम अर्जुन की तरह समर्पित हो जाएंगे कि हमको आप चाहिए, आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, तो आपको जीतने से, आध्यात्म में आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, अब देखिए कर्ण को इतना अच्छे धनुर्धर होने के बाद में उनकी गति कैसी हुई? वो अपने आप को सूतपुत्र समझते रहे। सूतपुत्र समझ के उनको परशुराम जी से उन्होंने जब दीक्षा ली तो परशुराम जी से उनको श्राप भी मिला। हाँ, श्राप भी मिल गया। वो श्राप क्यों मिला उनको? श्राप इसलिए मिला क्योंकि परशुराम जी की दीक्षा लेने की पहली कंडीशन ये थी कि जो क्षत्रिय रहेगा मैं उसी को दीक्षा दूंगा, उसी को मैं धनुर्धर बनाऊंगा। जब परशुराम जी को ये लगा कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है, ये स्वयं सूत पुत्र है, हाँ, और इन्होंने मुझे धोखा देके मेरे साथ में ये शिक्षा ली है, तो उन्होंने उनको श्राप दिया। और उसी श्राप की परिणति ये हुई कि उनको अंततोगत्वा उनको विद्या भूल गए अपने। हाँ, विद्या जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो विद्या भूल गए। उसके बाद में दूसरा मौका तब आता है जब श्री कृष्ण खुद जाते हैं युद्ध के पहले कर्ण के पास और खुद बोलते हैं कि तुम ज्येष्ठ पांडुपुत्र हो, तुम दुर्योधन का साथ मत दो। तो ये देखिए, आपके पास जैसे कर्ण है वैसे ईश्वर कई बार आपको बताएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। ये हमको ध्यान रखना है कि हम समर्पित हों अर्जुन की तरह, हम हमारी गलतियां माने और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलें। जब जब हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो हमको इस जीवन में और पर जीवन में जो चाहिए सब मिले। हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर हम नहीं करेंगे, ईश्वर जब आके आपको बताएगा कि आप कौन हो और आप नहीं पहचान पाओगे तो आप में कौन सी क्वालिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें एक लेवल के पे जाके इररेलेवेंट हो जाएंगी। जीतेगा वही, जीवन की रेस में जीतेगा वही जिसके सारथी श्री कृष्ण होंगे। ये चीज़ हमको अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। हमको हमारे जीवन का सारथी ईश्वर को मान के कि आप जिस रास्ते में को ले चलोगे मैं चलूँगा और सच्चे आपके बताए हुए धर्म
और आपके रास्ते को मैं शुद्ध अंतःकरण से आपका पालन करूँगा, वही अर्जुन बन सकता है और वही अर्जुन जो है वो भवसागर को पार कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत कुछ सिखाने वाला सेशन रहा सर। आपके साथ सर आज हमने एक सीए की जर्नी के बारे में जाना, सीए एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए ये हमने समझा इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम के बारे में, टैक्स सेविंग के लिए क्या करना चाहिए हमने वो सीखा। हमने सीखा कि अगर आपको शिफ्ट होना है एक किसी दूसरे काम से एक उद्यमी के रूप में, तो आपने हमें वो उसकी बारीकियाँ बताई। आपने हमें बताया कि इंडिया में बिजनेस किस तरीके से अभी स्मॉल स्केल और बिग स्केल कैसे चल रहा है। बिजनेसमैन के बारे में आपने हमारे माइंडसेट को चेंज बताया कि नहीं, बिजनेसमैन वैसे नहीं होते हैं जैसे कि उनकी पिक्चर हमें दिखाई जाती है। तो ये हमने सीखा। हमने नीप करोली बाबा की कहानियाँ जानी, हमने कर्ण के बारे में आपने बताया। आपने ये भी बताया कि इस जीवन में आगे तभी बढ़ पाएंगे, अर्जुन हम तभी बन पाएंगे जब हमारे सारथी श्री कृष्ण रहेंगे। तो सर ये मैं कहूँ तो ओवरऑल ये इतना अच्छा सेशन हुआ सर कि वक्त ऐसा लग ही नहीं रहा कि कब ऐसा ख़त्म सा हो रहा है। और ये हमारा पहला ही पॉडकास्ट है। आपके पीछे हम कूलकास्ट लगा रहेगा बिल्कुल, और ऐसे हम और भी सेशंस करेंगे और भी सर आपसे आपका ज्ञान जो है हम और भी लेने की कोशिश करते रहेंगे। तो बस आप अपना समय देते रहिएगा। बिल्कुल। तो और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सर अब एंड में कूल कास्ट के व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज और उन लोगों के लिए मैसेज जो कि सीए एस्पिरेंट्स हैं या फिर सोच रहे हैं सीए को एज अ करियर ऑप्शन चूज करने का, तो सर उनके लिए कोई संदेश? देखिए, कूल कास्ट के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए तो मैसेज मेरा बड़ा क्लियर है। आशीष जी और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बड़ी मेहनत से और सारी चीज़ें और बड़ी रिसर्च करके आप आते हैं इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। तो मेरी शुभकामनाएं आपको, और मैं आपके व्यूअर्स से वही बोलूँगा कि भाई जितना हो सके आपको सपोर्ट करें और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आप भी रखें और लोगों अपने व्यूअर्स तक भी पहुंचाएं। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ऐसा ये जो एक अच्छा आपने काम चालू किया है इसको और प्रगति पे रखें और अच्छे से चलाएं। ये हमारी आपके लिए शुभकामना है। अच्छा, सीए एस्पिरेंट्स जो हैं, सीए एस्पिरेंट्स के लिए एक ही मेरा मैसेज है कि आप अपनी पढ़ाई पे पूरे तरीके से फोकस्ड रहें। बहुत अच्छा करियर है सीए, और आपको जो भी आज आप मेहनत कर रहे हैं उससे बहुत अच्छा आगे जाके कुछ मिलने वाला है। आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर जो है वो वेट कर रहा है। ये इकलौता ऐसा प्रोफेशन, ये तो नहीं बोलूँगा, मगर उन गिने चुने प्रोफेशंस में है जिसमें सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद है। तो इसको बिल्कुल आप उसी तरीके से करिए। जब दोनों का आशीर्वाद चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। थैंक यू सर। थैंक यू।